नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका परीक्षा गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं ललित मौर्य आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज हम बात करेंगे वन दरोगा के बारे में। यूपी ट्रिपल एस सी वन दरोगा का सिलेबस आ चुका है, तो इस सिलेबस को कैसे डिज़ाइन किया गया है, इसमें कौन कौन सी यूनिट हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं और क्या स्ट्रेटजी रहेगी इसको क्रैक करने की, इन सभी के बारे में आज हम विस्तार से यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। और इसी समय शाम को 6 से 7 के बीच में लाइव क्लासेस होंगी, जिसका पूरा डिस्क्रिप्शन किस तरह से होंगी, किस तरह से हमारी स्ट्रेटजी वहाँ पर रहेगी, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है, तो अंत तक बने रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये वन दरोगा के उन स्टूडेंट्स के लिए जो वन दरोगा के लिए एलिजिबल हैं और आगे अपनी तैयारी को जारी करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आज जो है हम किन किन चीज़ों पर बात करने वाले हैं, तो यहाँ पर टू द पॉइंट हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या सिलेबस है। ठीक है, सिलेबस पे बात करेंगे कि फिर उस सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक किस सेक्शन से हैं, यूनिट वाइज इसको डिफाइन कर लेंगे। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो आपको प्रेफर करनी चाहिए, और इसके बाद कि हमारी आगे की स्ट्रेटजी क्या होगी, किस तरह से हम इस पर वर्क करेंगे। क्योंकि यूपी में ये जो एग्ज़ाम है ये पहली बार हो रहा है, पहली बार यूपी ट्रिपल एस को कंडक्ट करा रहा है, तो ऐसी कुछ स्पेशल वैकेंसी जो हैं जिन्हें यूपी ट्रिपल एस पहली बार कराता है, तो उनके लिए एक स्पेशल सिलेबस दिया है। जैसे पिछली बार जो है एक वैकेंसी और हुई थी उसमें भी एक स्पेशल वैकेंसी थी, वो भी, तो उसके बारे में। तो इस तरह से यहाँ पर हम वन बाई वन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले सिलेबस तो आप लोग, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए, 4-5 दिन तो हो ही गए आए हुए, तो 4-5 दिन में सिलेबस आप लोग सब देख चुके होंगे। लेकिन जिस तरह से मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा, ऐसे ना तो आपने सोचा होगा और ना ही किसी और ने बताया होगा। आपने अब तक बहुत सारी वीडियोस जो हैं यूट्यूब पर देखी होंगी, लेकिन यूनिट वाइज सिलेबस को हमें डिवाइड कर लेना है। क्योंकि जब हम सिलेबस यूनिट वाइज डिवाइड कर लेंगे तो हमें पढ़ने में, उसको समझने में, उससे आने वाले क्वेश्चंस के बारे में एक अच्छी समझ हो जाएगी। ठीक है, तो जनरल सी बातें हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी वन दरोगा की परीक्षा है, 701 वैकेंसियाँ, ये तो है ही इसमें। इसके अलावा जो है परीक्षा का जो पैटर्न है वो क्या होगा, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे इसमें। ठीक है, और कितने 100 क्वेश्चंस होंगे और 100 अंकों का होगा, 120 मिनट यानी 2 घंटे होंगे, और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है इसमें, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि सिलेबस यहाँ पर बाइलिंगुअल है और हमारी जो क्लास है वो भी बाइलिंगुअल होगी। यानी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो भी इसको देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो भी इसको देख सकते हैं, और जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी बाइलिंगुअल ही करेंगे। ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस भी होगी यहाँ पे। तो पूरा यहाँ पर ओवरऑल एक ओवरव्यू आपको यहाँ पे समझ लेना कि आगे का हमारा जो प्लान है वो क्या रहने वाला है। ठीक है, क्या सिलेबस है, टोटल कितने, तो टोटल 26 जो टॉपिक्स हैं वो दिए हुए हैं। 26 टॉपिक हैं यहाँ पर जो आपके सामने दिए हुए हैं। ठीक है, और इन 26 टॉपिक्स में ये टॉपिक आपके सामने हैं। आप देखो, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, नेशनल पार्क एंड वर्ल्ड सेंचुरी, रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया, एलिफेंट एंड टाइगर रिजर्व, इकोसिस्टम, इकोटोन एंड एनवायरमेंट, इकोलॉजिकल बैलेंस, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, क्लाइमेट चेंज कंजर्वेशन एंड COP27 कॉन्फ्रेंस। अब देखो COP27 अभी हुआ है ना, तो इससे जुड़ी हुई सारी बातें। इसके अलावा COP1 से लेकर COP27 के बीच में कौन कौन से COP जो है वो इंपॉर्टेंट हैं, वो सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। कार्बन क्रेडिट, सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन, एफॉरेस्टेशन एंड एग्रो फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट सेटलमेंट एंड रेवेन्यू रिकॉर्ड एंड फॉरेस्ट लैंड, ये सारे टॉपिक इसमें दिए हुए हैं। इसी तरह से ये सेम हिंदी में है, तो 1 बाई 1 इस तरह से हम यहाँ पे देखेंगे। तो टोटल ये कितने 26 टॉपिक हैं जो आपको इसमें ध्यान रखने हैं। ठीक है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, चैलेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ फॉरेस्ट डिजास्टर है, फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन है, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है, ड्यूटीज एंड पावर ऑफ फॉरेस्ट इंस्पेक्टर, प्लांटेशन एक्शन प्लान है, फॉरेस्ट एनवायरमेंटल एंड इट्स बेनिफिट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, गवर्नमेंट लॉज एंड पॉलिसीज। देखो बहुत सारे
टोटल 26 टॉपिक हैं, आप इसको पढ़ सकते हो। दूसरी बात कि अब हमें इसको कैसे पढ़ना है, पहली बार एग्जाम हो रहा है, नया नया सिलेबस है, तो इसको कैसे पढ़ना है। अब यूनिट वाइज अगर हम इसको देखते हैं तो मेन है वो कि यूनिट वाइज अगर इसको देखेंगे तो यूनिट वाइज जो सिलेबस है उसको अगर हम देखते हैं तो हमने पूरे सिलेबस को 5 यूनिट में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, 5 यूनिट में डिवाइड कर रखा है। तो देखिए टोटल 26 टॉपिक मैं यहां पर आपको गिनवाऊंगा और कौन सा टॉपिक किस यूनिट में है, या जनरली हम बहुत सारे टॉपिक इसमें ऐसे होंगे जो हम ऑलरेडी पढ़ते आए हैं। अगर आप इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ते हो तो उसमें पढ़ते आए हैं, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो उसमें हमने पढ़ा है। तो कई सारे टॉपिक ऐसे हैं जो हमने पढ़े हैं, लेकिन कई सारे टॉपिक ऐसे हैं जो हमारे लिए बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल न्यू हैं। तो क्या है आइए देखते हैं। तो यूनिट 1 जो है इकोलॉजी, यूनिट 1 है इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी, और इसमें 2 टॉपिक आते हैं, इकोसिस्टम, इकोटोन एंड इन्वायरमेंट इकोलॉजिकल बैलेंस, यानी पहला टॉपिक ये लिखा हुआ है, और दूसरा आता है इको सेंसिटिव जोन। ठीक है, इको सेंसिटिव जोन यानी पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र, ये इसमें आते हैं। इकोसिस्टम मतलब क्या है, पारितंत्र, इकोटोन को इकोटोन ही बोलते हैं, और पारिस्थितिकीय बैलेंस, कैसे हमें बैलेंस बनाना है, फूड चेन इसमें आएगा, इसमें इकोसिस्टम आएगा। तो इसमें कई तरह के जो इकोसिस्टम है वो सब के बारे में हमें इसमें पढ़ना है। इसमें मैंग्रोव इकोसिस्टम आएगा, इसमें वेटलैंड आ जाएंगी, ठीक है ना, इसमें फॉरेस्ट इकोसिस्टम आ जाएगा, इसमें पॉन्ड इकोसिस्टम आ जाएगा, इसी में फूड चेन आ जाएगी, इसी में इकोलॉजिकल पिरामिड आ जाएंगे। तो ये पूरा इकोसिस्टम है, ये ध्यान रखेंगे। ये एक टॉपिक है इतना, इसके अंदर ये सारे सब टॉपिक दिए हुए हैं, तो ये हमें पढ़ना है इसमें। ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो यूनिट फर्स्ट हो गई हमारी कौन सी, इकोलॉजी, इसके अंदर 2 टॉपिक हैं। क्लियर। आगे अगर हम देखते हैं, आगे अगर हम देखेंगे यूनिट 2, यूनिट 2 में है कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी क्या होती है, इसके कितने लेवल होते हैं, ठीक है, कहां बायोडायवर्सिटी सबसे ज्यादा है, कहां बायोडायवर्सिटी सबसे कम है, इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी कहां पाई जाती है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं इससे। वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, हिमालय रीजन, इंडो बर्मा रीजन, अंडमान निकोबार, इनमें से सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी कहां है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले कि बायोडायवर्सिटी क्या है, फिर उसका कंजर्वेशन कैसे करेंगे। तो कंजर्वेशन के लिए 2 मेथड्स होते हैं, 2 मेथड्स होंगे, एक इन सीटू कंजर्वेशन और एक एक्स सीटू कंजर्वेशन। ठीक है, इन सीटू के अंतर्गत ही हम नेशनल पार्क बनाते हैं, सरकार नेशनल पार्क बनाएगी, सरकार टाइगर रिजर्व बनाएगी, सरकार वर्ल्ड सेंचुरी बनाएगी, सरकार एलिफेंट रिजर्व बनाएगी, सरकार बायोस्फीयर रिजर्व बनाएगी। ये हो गया इन सीटू कंजर्वेशन बायोडायवर्सिटी का। तो नेशनल पार्क तो डायरेक्टली दिया हुआ है, लेकिन नेशनल पार्क जो है वो इन सीटू में आता है या एक्स सीटू में आता है, क्वेश्चन तो ये भी पूछ सकते हैं ना, तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं। बात समझे कि नहीं। तो ओवरऑल हमें देखना है कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी के अंतर्गत कौन कौन सी बातें हैं जो हमें पढ़नी है। कितने टॉपिक हैं इसमें 2 टॉपिक हैं जो यहां से रिलेटेड हैं। ठीक है, 2 टॉपिक हैं जो इससे बनते हैं, 2 टॉपिक, ये 2 टॉपिक जो हैं वो इससे बनते हैं, नेशनल पार्क, बर्ड सेंचुरीज, टाइगर रिजर्व एंड एलिफेंट रिजर्व। यकीन मानना कि अगर पूरे यूट्यूब पे कोई नेशनल पार्क अगर आपको उंगलियों पे रटवा दे तो बताना। यहां पर नेशनल पार्क की ऐसी ऐसी ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा कि आपको उंगलियों पे नेशनल पार्क याद हो जाए। अब तक टोटल 105 नेशनल पार्क हैं इंडिया में, 105 में से 105 याद नहीं करने हैं, क्लियर कट बता रहा हूं, लेकिन उन 105 में से मैक्सिमम नेशनल पार्क आपको उंगलियों पे याद हो जाएंगे। जब हम क्लासेस इसकी लेंगे तो आपको उसमें ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। और क्लासेस यूट्यूब पर होंगी, 6 से 7 ही होंगी, हो सकता है वो हमारी ऐप पर भी हो जाएं, क्योंकि हमारी ऐप है तो ऐप पर भी हो सकती हैं, लेकिन वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही होंगी। बस ये है, ये मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि जो भी क्लासेस होंगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। पूरा जो भी डिस्कशन होगा, पूरी शीट्स हैं, प्रैक्टिस शीट हैं, सारी पीडीएफ भी लेक्चर की अवेलेबल कराई जाएगी, सेम ऐसी पीडीएफ वो भी लेक्चर की अवेलेबल कराई जाएगी। उसके लिए परीक्षा गुरु का टेलीग्राम चैनल, उसको आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम पे आप सर्च करेंगे परीक्षा गुरु कैरियर एकेडमी, उस पर आपको ज्वाइन करना है उसको, और इसकी सारी पीडीएफ भी आपको वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो ये हमने देखा। इसके बाद जो यूनिट 3 है, 3rd यूनिट है वो है क्लाइमेट चेंज। देख रहे हो स्टार्टिंग की
3 यूनिट बहुत ही छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं। क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट चेंज क्या होता है, फिर क्लाइमेट प्रोटेक्शन, कैसे इसको क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करेंगे। फिर इसमें देखो मैंने बताया COP27 आ गया। COP1 कब आयोजित किया गया था? COP27। COP का मतलब क्या होता है? COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कौन सी पार्टीज? तो UNFCCC एक संस्था है, UNFCCC। इसके जो मेंबर हैं, जब ये मेंबर क्या करते हैं? कॉन्फ्रेंस करते हैं, और इसकी कॉन्फ्रेंस हर साल होती है, यानी मीटिंग करते हैं। मीटिंग इनकी एवरी ईयर इनकी मीटिंग होती है, और उसकी मीटिंग को ही कहा जाता है COP। पहली मीटिंग कब हुई थी ये क्वेश्चन है, ठीक है। 27वीं मीटिंग कब हुई है? अभी हुई है। कहां हुई है बता सकता है कोई? तो कमेंट करके जरूर बताए, ठीक है। कहां हुई है तो कमेंट करके जरूर बताए कि भाई COP27 जो है वो कहां हुआ है, और पहली मीटिंग कब हुई थी? पहली मीटिंग कब हुई थी ये आप बता सकते हो। क्लियर है? तो पहली मीटिंग कब हुई थी, चलो ये मैं आपको बता दे रहा हूं। पहली मीटिंग हुई थी कब? 1995 में। 1995 में फर्स्ट मीटिंग हुई थी इसकी, ठीक है। COP1 कहते हैं उसको। तो इसी तरह से, तो अब इसी के अंदर देखो, जब भी क्लाइमेट चेंज की बात आती है तो एक चीज है वो आपको ध्यान रखना है। क्लाइमेट चेंज की जब भी बात आएगी तो हमें ग्लोबल वार्मिंग नहीं भूलना है। ग्लोबल वार्मिंग ही मेन है जो क्लाइमेट चेंज के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। तो ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड उसकी ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड कौन सा प्रोटोकॉल है? क्योटो प्रोटोकॉल है। क्योटो प्रोटोकॉल है, फिर हमें वो याद रखना है कि नहीं? क्योटो प्रोटोकॉल। इसके अलावा पेरिस एग्रीमेंट याद रखना है, पेरिस समझौता। कॉप के कौन सी मीटिंग में हुआ था? COP27 में हुआ था, COP16 में हुआ था, COP18 में हुआ था, COP21 में हुआ था। 4 ऑप्शन। और पेरिस एग्रीमेंट किस सम्मेलन में हुआ था ये आपसे पूछ सकते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट कॉप हैं, हालांकि COP27 तो पढ़ना ही है, इसके रिजल्ट तो पढ़ने ही है, इसके अलावा जो बेसिक है, इसका बैकग्राउंड है, वो भी हमें साथ लेके चलना पड़ेगा। कार्बन क्रेडिट क्या है भाई? क्रेडिट तो सुना है, पैसे का क्रेडिट सुना है, क्रेडिट कार्ड सुना है, ये कार्बन क्रेडिट क्या होता है? तो कार्बन क्रेडिट क्या है इस चीज को हम समझेंगे बहुत ही शॉर्ट में। अगर मैं आपसे बात करूं तो हर एक देश के पास लिमिटेशन है कि वो एक साल में इतना कार्बन का उत्सर्जन कर सकता है। अगर उसने अपने लिमिट से ज्यादा कार्बन को इमिशन कर दिया तो इसके बाद वो क्या करेगा? वो किसी ऐसे देश से कार्बन उधार ले सकता है जिसने कम किया है बैलेंस करने के लिए। तो उधार लेने को ही बोलते हैं क्या? क्रेडिट। और कार्बन क्रेडिट हो जाएगा। वो बात समझे कि नहीं? कार्बन क्रेडिट, कार्बन को उधार लेना, कार्बन क्रेडिट। डिटेल में समझेंगे जब हम इसको पढ़ेंगे तब। यूनिट 4 जो है वो फॉरेस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। फॉरेस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, वानिकी और कृषि, ठीक है। तो वानिकी और कृषि में देखिए क्या क्या है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है, एक पॉलिसी है ये। कितनी बार इंडिया में ये आ चुकी है? पहली पॉलिसी कब आई थी? स्वतंत्र भारत में पहली पॉलिसी कब लाई थी? यानी फॉरेस्ट पॉलिसी की अगर बात करते हैं, नेशनल को हटा देंगे, फॉरेस्ट पॉलिसी की बात करेंगे तो फॉरेस्ट पॉलिसी जो है वो कौन लेके आए थे? अंग्रेज लेके आए थे। अंग्रेजों के समय में फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी, फिर उसको नेशनलाइज कर दिया गया, यानी इंडिपेंडेंट इंडिया में, तो उसको बोलते हैं नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। कब आई थी? और इसके बाद इसको अपडेट करके दोबारा लाया गया, तो उसको फिर अपडेटेड वर्जन इसका है। तो इसकी डेट्स हैं वो याद रखनी, इसमें कौन कौन से रिजल्ट्स हैं वो याद रखने हैं, ठीक है। फिर है कि रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा? किसे रिजर्व फॉरेस्ट कहेंगे, किसे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहेंगे? इसी में आ जाएगा क्या आपका? इसी में आ जाएगा IFSR रिपोर्ट। IFSR रिपोर्ट, ठीक है। इसी में आ जाएगा ISFR रिपोर्ट आ जाएगा इसी में, जो है कौन सी वाली? 2021 वाली। हर 2 साल में ये रिपोर्ट रिलीज होती है। उसके अंतर्गत देखेंगे कि इंडिया में कितने रिजर्व फॉरेस्ट हैं, कितने प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट हैं, ठीक है। किसमें ज्यादा प्रोटेक्शन होगा? प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट में इसको बोलते हैं आरक्षित वन, इसको बोलते हैं संरक्षित वन, ठीक है। तो किसमें ज्यादा प्रोटेक्शन होगा? कौन ज्यादा प्रोटेक्टिव होंगे? किसमें लकड़ी काटना मना होगा? किसमें शिकार करना मना होगा? किसमें घूमना मना होगा? ये वाली बातें हैं। तो रिजर्व फॉरेस्ट या प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट, इस तरह के 2 फॉरेस्ट हैं। फिर है भाई एफॉरेस्टेशन।
वनीकरण, वन लगाना है, फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री यानी एग्रीकल्चर भी हो साथ साथ में और वनीकरण भी हो साथ साथ में, तो उससे रिलेटेड सारी चीजें हैं। सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन, तो हमें इसमें सॉइल के बारे में पढ़ना है, सॉइल को कैसे कंजर्व कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। और सॉइल से रिलेटेड ही फिर हम आगे बढ़ेंगे इसमें, तो हम देखेंगे इंडियन एग्रीकल्चर का सिस्टम, यानी इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम में कौन कौन से सिस्टम है जो इंडियन एग्रीकल्चर फॉलो होता है, क्रॉप साइकिल्स क्या है, इसमें रबी, खरीफ, जायद, ये सब आ जाएगा। इसके बाद इसमें आ जाएंगे कि फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या है, फॉरेस्ट से हमें क्या क्या चीजें प्राप्त होती हैं, ठीक है। तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस आ जाएगा और उनका इकोनॉमी में क्या रोल है। देखो जब हमें फॉरेस्ट से कुछ बेनिफिट मिलेंगे तो उनका ऑब्वियसली क्या होगा, इकोनॉमी में कोई ना कोई यूज होगा। अब अगर ये टॉपिक दिया हुआ है, देखो अगर ये टॉपिक नहीं भी होता तब भी हम इसमें पढ़ते कि इकोनॉमी में उनका क्या रोल है। देखो कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट इन इंडियन इकोनॉमी, अब ये दे दिया है तो भी पढ़ना है, अगर ये नहीं देते तो भी पढ़ना है कि भाई फॉरेस्ट से, जंगलों से जो उत्पाद मिलते हैं तो वो इकोनॉमी में कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, सिंपल है, ठीक है ना। ग्रीन गोल्ड, बांस, बांस देखो तो बांस को क्या कहते हैं, ग्रीन गोल्ड कहते हैं, क्योंकि ये इतना ज्यादा इकोनॉमी इसकी, असम की पूरी इकोनॉमी इसी पे बेस्ड है, तो ग्रीन गोल्ड कहा जाता है उसको। ये सारी बातें हैं। फॉरेस्ट सेटलमेंट किस टाइप का सेटलमेंट है, कैसा होता है, ये हम इसके बारे में बात करेंगे। फॉरेस्ट इकोलॉजी के बारे में यहां पर बात की जाएगी कि इकोलॉजी, एक तो ओवरऑल इकोलॉजी हो गया, फिर स्पेशली फॉरेस्ट के बारे में बात करेंगे। फॉरेस्ट इकोलॉजी में क्या क्या चीजें आएंगी, फॉरेस्ट इकोलॉजी में प्रोड्यूसर कौन होते हैं, इसमें प्राइमरी कंज्यूमर कौन होते हैं, इसमें सेकेंडरी कंज्यूमर कौन होते हैं, इसमें डिकम्पोजर्स जो है वो कौन होते हैं, टर्सरी कंज्यूमर कौन होते हैं, कैसे इसमें इसको कैसे कंजर्व कर सकते हैं और क्या क्या इसके उपाय हो सकते हैं, और किन किन चीजों से इसको खतरा है, किन किन चीजों से इनको डैमेज होता है, ये सारी बातें। फिर है फॉरेस्ट इन्वायरमेंट एंड इट्स बेनिफिट, ये भी वही सेम चीज है कि फॉरेस्ट इन्वायरमेंट है, इससे बेनिफिट क्या होगा और ये क्या होता है। फिर है कुछ नए टॉपिक, देखो जैसे ये है फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन, कि भाई फॉरेस्ट का जो सर्टिफिकेशन, जो प्रमाणन है वो कैसे होता है, ठीक है, क्या प्रोसेस होती है उसकी वो। और म्यूटेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड, ये क्या है, तो इसके बारे में जो फॉरेस्ट लैंड है और जो उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड है वो कैसे कन्वर्ट करेंगे, कोई लैंड है उसको फॉरेस्ट लैंड में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, रेवेन्यू रिकॉर्ड में क्या अपडेट होंगी, ये सारी बातें। जैसे हमने जो लेखपाल था उसमें भी पढ़ा था ना, उसमें भी पढ़ा था कि किसान वही था और इस तरह से जोत वही था, तो इस तरह से वही सारी चीजें इसी में कुछ वैसा ही रिलेटेड है ये। तो ये यूनिट जो 4 है वो है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। हालांकि ये उसी फॉरेस्ट्री से ही संबंधित है, लेकिन हमने इसको अलग यूनिट में बांट दिया है। अब हम इसमें कंजर्वेशन की बात करेंगे, हम उनको प्रोटेक्ट करने की बात करेंगे। हम इसमें बात करेंगे कि चीजों को कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं, किसको, फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को, ठीक है। तो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक तो यही हो गया, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, ठीक है, ये सारी बातें हम इसमें देखेंगे, ठीक है। नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान ये कब आया था, और अभी भी मौजूदा में जो चल रहा है वो कौन सा वाला चल रहा है, कितनी डेट तक चल रहा है, ये सारी बातें हम इसमें देंगे। फिर है डिफरेंट एक्ट्स, जिसमें 3 एक्ट आपके मेंशन किए गए हैं, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इसके अलावा और भी हम एक्ट पढ़ने होंगे, तो कहेंगे सर कि इसमें 3 लिखे हैं तो और क्यों पढ़ने होंगे, और इसलिए पढ़ने होंगे कि देखो ये यहाँ पे क्या लिखा है, गवर्नमेंट लॉज, तो लॉज कह लो एक्ट कह लो, बात एक ही है, गवर्नमेंट लॉज एंड पॉलिसीज। तो गवर्नमेंट के क्या लॉज हैं, क्या पॉलिसी हैं, इनको भी हमें पढ़ना है, बात समझे कि नहीं, इनको भी हमें पढ़ना है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हमें पढ़ने हैं, ठीक है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ है ये हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ये सारी बातें हमें पढ़नी पड़ेंगी। फिर है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, भाई ह्यूमन में और वाइल्ड लाइफ में कुछ संघर्ष होता है। ह्यूमन कहेगा कि जो बाघ है वो हमारे घर में क्यों आ गया, वो शहर में क्यों आ गया, जबकि ह्यूमन को कहीं यही नहीं पता होता है कि धीरे धीरे हम ही उसके जंगल में पहुंच गए, हम ही उसके घर में पहुंच गए। तो ऐसे तो ये कॉन्फ्लिक्ट है, इस कॉन्फ्लिक्ट से कैसे बचा जा सकता है, इन कॉन्फ्लिक्ट से बचने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, और सरकार की क्या क्या नीतियां हैं या करंट टाइम में क्या क्या पॉलिसीज चल रही हैं सरकार की, इन सब चीजों को लेकर उन पर हम बात करेंगे। बात समझे कि नहीं। एक्शन प्लान फॉर प्लांटेशन, प्लांटेशन के लिए क्या एक्शन प्लान है गवर्नमेंट का,
उस पर हम बात करेंगे कि क्या एक्शन प्लान है, कौन से इंपॉर्टेंट डेज हैं जो इस तरह से मनाते हैं, क्या पॉलिसी है, तो वो प्लान के बारे में यहां पर बात करेंगे। तो 4 यूनिट हो गई, ठीक है, इस तरह से। तो टोटल 4 यूनिट हैं, याद ध्यान रखेंगे। और जो है लास्ट देखो 25th टॉपिक है चैलेंजेस एंड प्रिवेंशन ऑफ फॉरेस्ट डिजास्टर। फॉरेस्ट डिजास्टर में क्या क्या चैलेंजेस हैं और उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है। जैसे फॉरेस्ट डिजास्टर में क्या आ जाएगा, फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर जिसे क्या कहते हैं, फॉरेस्ट फायर। सबसे बड़ा डिजास्टर तो यही है, फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर को बुश फायर कहते हैं। तो मान लो यही क्वेश्चन आ जाए कि भाई फॉरेस्ट फायर को क्या कहा जाता है, इसे क्या कहते हैं, बुश फायर कहते हैं। अब बुश फायर के क्या क्या रीजन हो सकते हैं, इसको कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, इसको कैसे कम कर सकते हैं, ये सारी बातें इसमें आएंगी। फिर है ड्यूटीज एंड राइट ऑफ फॉरेस्टर। बड़ा ही अच्छा टॉपिक है ये। भाई आप फॉरेस्टर बनने जा रहे हो, आप वन दरोगा बनने जा रहे हो, तो कम से कम आपको अपनी ड्यूटी पता होनी चाहिए कि हमारी क्या ड्यूटी है ना, और हमारे क्या राइट्स हैं ये भी पता होने चाहिए। सिंपल सी बात है, ड्यूटी और राइट्स दोनों पता होने चाहिए हमें इसमें फॉरेस्टर के तौर पे। और बहुत ही बढ़िया सिलेबस जो है बनाया गया है, टू द पॉइंट सिलेबस है, जो इस जॉब के लिए बेसिकली रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट इस सिलेबस में मुझे दिखती है। बहुत ही अच्छा सिलेबस है, बहुत बढ़िया सिलेबस है, बहुत अच्छा कदम है यूपी SSSC का ये। और एक बात और आप सभी लोग जान लेंगे कि यूपी SSSC से समझ लो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो 4-5 साल का एक्सपीरियंस है यूपी SSSC से लेकर। तो इसमें मैंने देखा है कि जो भी स्पेशल वैकेंसीज आती हैं और उन स्पेशल वैकेंसी के लिए जो अलग से सिलेबस निकाला जाता है, ठीक है, जो अलग से सिलेबस निकाला जाता है, तो उसमें यूपी SSSC की खास बात क्या है, पहली बात कि ये एकदम टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछती है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछे गए तो वो भी फैक्ट के फॉर्म में क्वेश्चन पूछती है, टू द पॉइंट चीजें पूछती है। फैक्ट जो है इन पे हमें ज्यादा फोकस करना है, फैक्ट्स पे फोकस ज्यादा करना है। थ्योरेटिकल हम पढ़ेंगे समझेंगे, लेकिन थ्योरेटिकल को भी हमें फैक्चुअल की तरह फ्रेम करके और उससे हमें क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है। तो मेन यूपी SSSC का मेन है, ठीक है, वो आपको याद रखना है कि फैक्चुअल पूरा है। यूपी SSSC आयोग टू द पॉइंट चीजें पूछता है। मैंने आपको एग्जांपल देके बताया था कि नेशनल पार्क किस विधि के तहत बनाए जाते हैं, इन सीटू एक्स सीटू। तो यही पूछ लेंगे 4 ऑप्शन में कि बताओ इनमें कौन सा एक्स सीटू है, कौन सा इन सीटू है, ठीक है। इस तरह की बातें डायरेक्टली आपसे पूछ लेंगे कि फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी कब लाई थी, फ्रीडम, स्वतंत्र भारत में फ्रीडम के बाद फॉरेस्ट पॉलिसी कब लेके आए थे, डेट, ये फैक्ट हो गया ये, ठीक है। इसके अंदर जो भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो पूरे कॉन्सेप्ट हो गए, तो वो सारी चीजें हैं इसमें, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भाई वन दरोगा के लिए कौन कौन सी बुक्स हैं जो आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है। क्योंकि भाई कुछ होते हैं PhD करने वाले स्टूडेंट, तो उनको बुक्स की जरूरत ज्यादा महसूस होगी। तो आप ये 2 बुक्स हैं जो पढ़ सकते हो, ठीक है। हिंदी मीडियम में ये है वानिकी और कृषि वानिकी, फॉरेस्ट्री एंड एग्रो फॉरेस्ट्री, KT पार्थिवन की है, ये आप पढ़ सकते हो हिंदी मीडियम के लिए। इंग्लिश मीडियम के लिए ये बुक है इंडियन फॉरेस्ट्री, तो ये आप पढ़ सकते हो। और जो पहली, दूसरी और तीसरी यूनिट है, यानी इन दोनों बुक में यूनिट नंबर 3rd and 4th, 3rd और 4th यूनिट जो है वो यहां से कवर हो जाएंगी। और इसके अलावा 1st, 2nd और जो 3rd यूनिट है वो आपकी यहां से कवर हो जाएगी। तो ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में आती है, ठीक है। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, तो इसलिए इसको आप प्रेफर कर सकते हो। इनमें से कोई एक प्रेफर कर सकते हो अपने मीडियम के अकॉर्डिंग। मैंने आपसे कहा था कि मैं बुक बताऊंगा, इसीलिए मैंने यहां पर बुक बताया है। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटजी की। आपको बुक बता दी, हाउ टू स्टडी एंड हाउ टू क्रैक द वन दरोगा एग्जाम, ठीक है। तो कैसे क्या स्ट्रेटजी रहेगी, सबसे पहली बात, अगर आपका मन करता है तो आप बुक ले सकते हो, लेकिन जब मैं स्ट्रेटजी की बात करूंगा, जब मैं मेरे सजेशन की जब आप बात करोगे, तो मैं कहूंगा कि बुक लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डिटेल में
थॉरोली 1 by 1 यहाँ पर मैं सिलेबस आपको कराने वाला हूँ। पहली बात तो बुक लेने की चिंता एकदम छोड़ देनी है, पैसा वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि एक बुक कम से कम 300-400 रुपए की आएगी और दूसरी वाली बुक भी 300-400 रुपए की आएगी, तो 500-600 रुपए का आपका ऐसे ही लॉस हो जाएगा। ठीक है, इससे अच्छा तो है कि 500-600 रुपए आप अपने सर को ही दे दो, वो ज़्यादा अच्छा है। मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मुझे पैसे लेने होते तो पहले ही पेड ग्रुप करके पेड कोर्स मैं चला रहा होता, और हमारी ऐप पे पेड कोर्स भी चलते हैं, और हम ये फ्री कोर्स जो है वो लॉन्च कर रहे हैं, स्पेशल वैकेंसी है और मैं खुद अपनी तरफ से और यहाँ पर आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो एक बात आपको ध्यान रखनी है ये कि हम कैसे इसमें पढ़ेंगे, क्या हमारी अप्रोच रहेगी। तो सबसे पहली बात ये है कि भाई क्लासेस का टाइम, क्लासेस का जो टाइम है वो क्या रहेगा। तो क्लासेस का जो टाइम है वो रहेगा 6 to 7 PM। शाम को 6 से 7 क्लास रहेगी, 1 घंटे की क्लास रहेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हम वो नहीं है जो दिन भर यूट्यूब पे जो है वो चाव 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 करते रहें, नहीं, क्वालिटी कंटेंट देते हैं। हम ऑफलाइन क्लास लेते हैं, हमारे ऑफलाइन सुबह से शाम तक बैच रहते हैं। समय की बहुत ही लिमिटेड जो है, समझ लो समय है, बहुत ही लिमिटेड समय निकाल कर फिर आपको पढ़ाया जा रहा है, बहुत ही कीमती समय है यहाँ पे। यहाँ पर कोई ऐसा वो नहीं है कि जो है वो चल रहा है, चल नहीं। सुबह 8 बजे से, और गर्मी में, गर्मी का मौसम में सुबह 7 बजे से हमारी ऑफलाइन ब्रांचेस ओपन होती हैं। ठीक है, 4 ब्रांचेस हैं हमारी, और उस हिसाब से देखा जाए तो शाम को 7 बजे तक जो है वो क्लासें लगातार चलती हैं ऑफलाइन मोड में। ठीक है, सबको पता होगा आपको। तो इस वजह से समय की थोड़ी सी गंभीरता को आप समझेंगे। और मैं आपको बता दूं कि सिलेबस इतना ज़्यादा नहीं है, सिलेबस इतना ज़्यादा नहीं है, इसीलिए हम 6 से 7 1 घंटे की क्लास लेंगे, रेगुलर क्लास लेंगे। संडे को हमारा ऑफ रहेगा, संडे को आपके लिए हम कुछ प्लान करेंगे, ऑब्जेक्टिव प्लान करेंगे, क्योंकि सोचने के लिए भी कुछ टाइम चाहिए होगा, क्योंकि नया नया सिलेबस है। तो इसके लिए संडे जो है वो हम ऑफ रखेंगे। संडे में आप अपना रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये बात हो गई, सबसे पहली बात ये है। दूसरी, क्लास 1 घंटे की रहेगी। ठीक है, संडे ऑफ रहेगा, 6 से 7 क्लास रहेगी। ठीक, बाकायदा आप इसके नोट्स बना सकते हो, और जो भी यहाँ पर PDF या जो भी स्क्रीन पे जो रहेगा, तो उसकी PDF के लिए क्या करेंगे, PDF के लिए टेलीग्राम चैनल है। क्या चैनल का नाम है, तो चैनल का नाम आप सर्च करोगे परीक्षा गुरु कैरियर एकेडमी, पूरा सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। परीक्षा गुरु कैरियर एकेडमी आप सर्च करोगे और वहां पर आपको इस क्लास की PDF मिलेंगी। ठीक है, ये बात हो गई। ठीक है, तो किस तरह से स्ट्रेटजी है हमारी, कैसे हम क्रैक करेंगे, हमारा सिंपल सा है। 85% 85+ जो है क्वेश्चंस का अगर टारगेट है, तब तो आप इसमें तैयारी कर सकते हो, तो आप संभावना मान सकते हो। तो 85+ क्वेश्चन लाना, सही करना आप आराम से कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से मेरे साथ चलोगे तब ये पॉसिबल है। ठीक है, तो वही रहेगा कि पहले हम यूनिट कवर करेंगे, फिर उसके हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। इतनी प्रैक्टिस करा देंगे आपको कि आप प्रैक्टिस करते करते उंगलियों पे सारी चीज़ें, सारा सिलेबस आपको याद हो जाएगा। यूनिट वाइज सिलेबस बांटने से यही फायदा हो गया कि आपके दिमाग में एक साइकोलॉजी, एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा कि हमारा ये टॉपिक कवर हो चुके हैं, ये यूनिट कवर हो चुकी है। ठीक है, इस तरह से रहेगा। तो क्लास कल से ट्यूसडे कल से जो है वो हम क्लास को शुरू करने जा रहे हैं। मंगलवार हो गया कल, दिन भी अच्छा है, बजरंगबली का दिन है, और आज का दिन भी अच्छा है, महादेव का दिन है आज। तो इसलिए आज से हम इसका आगाज कर रहे हैं महादेव के नाम को लेकर, और जरूर ही, निश्चित ही हम लोग सफलता के शिखर को तय करेंगे। ठीक है, तो कल से हम प्रॉपर क्लास यानी यूनिट वाइज जो है वो सिलेबस को कवर करेंगे। ठीक है, तो ये रही हमारी स्ट्रेटजी। ठीक है, टोटल अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि टोटल जो है वो आपका 50 से 60 घंटे में, यानी 50 से 60 लेक्चर में, यानी 2 महीने में ये जो सिलेबस है ये वर्ड टू वर्ड 1 by 1 कवर हो जाएगा आराम से। इसके बाद हमारी
प्रैक्टिस बचेगी। प्रैक्टिस हम तब तक करेंगे जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा। जब तक एग्जाम नहीं हो जाता टिल एग्जाम तक प्रैक्टिस रहेगी। ठीक है, तो आप मान लो कि 60 ओवर्स, 60 ओवर में जो है वो हम क्या करेंगे, हम इसको टॉपिक वाइज कवर करेंगे। 60 ओवर में ये कवर हो जाएगा, थ्योरी कवर हो जाएगी 60 ओवर में। और इसके बाद टिल एग्जाम तक हम क्या करेंगे, एमसीक्यूज। टिल एग्जाम तक हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहेंगे। बीच बीच में भी एमसीक्यू करेंगे, ऐसा नहीं है कि अब ये केवल थ्योरी चल रहे, नहीं, बीच बीच में भी एमसीक्यूज करेंगे। क्योंकि अगर थ्योरी पढ़ ली और उसके बाद उससे एमसीक्यूज नहीं लगाए तो वो फिर कॉन्सेप्ट बिल्ड जो हुआ है ना, फिर वो एप्लीकेशन के फॉर्म में नहीं डेवलप होगा और फिर हमें एग्जाम में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो पूरा का पूरा प्लान जो है वो हमारा बन चुका है, हमारे पूरे फ्रेम में है, बस आपको उसको फॉलो करते जाना है। ठीक है, फॉलो करते जाना है आराम से, तो 60 घंटे में कवर हो जाएगा। और एग्जाम तक हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे, बीच बीच में भी हम प्रैक्टिस इसकी करते रहेंगे। बात समझ में आई? ठीक है, तो चलिए कल मिलते हैं। और ये वीडियो जो है वो आप अपने जो भी साथी हैं जिनको भी लगता है उस ग्रुप में आप इसको शेयर कर दीजिए, बता दीजिए। क्लासेस जो है प्रॉपर 6 से 7 शाम को स्टार्ट हो रही हैं। क्लियर है? चलिए तो कल मिलते हैं जोश के साथ, उसी हौसले के साथ, और क्रैक करेंगे बंद दरोगा एग्जाम। बंद दरोगा बनना है। महादेव की जय और वर्दी मिलना तय। जय हिंद दोस्तों।